आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसके कुछ इफेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे कि तुमको कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि रिएजेंट के प्रभाव से हो, रिएजेंट के जब रिएजेंट अटैक करने वाले हैं उसके इफेक्ट से, या मॉलिक्यूल में पहले से ही जो परमानेंटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक चला जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग में कि जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जिसका हाई होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कोवेलेंट जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी ओर ज्यादा खींचता है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादा होती है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिससे उस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है और दूसरे एटम पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसको हम लोग जो है कहते हैं जिसके कारण कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें है कि मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे से मूव नहीं कर रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे चार इफेक्ट हम लोग को यहां पर देखने हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के। हम लोग चार इफेक्ट हैं, 4 इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम लिख देते हैं। और ये तुमको रिएक्शन किस ढंग से प्रोसीड करेगा इन सबों में काफी इसका रोल रहता है। जैसे पहला है तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बारी बारी से नाम लिख दे रहे हैं, फिर बारी बारी से इसको हम लोग जिक्र करेंगे, डील करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट जो है इसी में है तुमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सब परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्पोररी इफेक्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये रिएजेंट के प्रभाव से ये इफेक्ट डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये चौथा तुमको इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में दैट इज हाइपर कंजुगेशन। ये चार इफेक्ट हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के, जिसको कि हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे तुमको इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट का पहले है, फिर इसका रिजोनेंस इफेक्ट के पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिजोनेंस किस प्रकार से बनता है। रिजोनेंस हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, उसको फिर से रिपीट करना होगा और उसके थोड़ा सा ऑर्गेनिक के दृष्टिकोण से उसको पहले रिजोनेंस को पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है तुमको रिजोनेंस इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इसको पढ़ेंगे। मतलब पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें जो तुमको इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कितना कौन सा इफेक्ट क्लियर हो पाता है। और इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके बाद रिजोनेंस को पढ़ेंगे, फिर रिजोनेंस इफेक्ट, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जितना इस लेक्चर में देखो कितना कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ पाते हैं, जितना संभव देने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से जैसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज इंडक्टिव। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में जो पहला है तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो तुमको इफेक्ट है ये तुमको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू जो कि कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते थे हमारा रिलेटेड जो ग्रुप होता है वो कार्बन से ही होता है। तो कुछ एक ग्रुप जो कि कार्बन के साथ अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो वह इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला ग्रुप या एटम हो तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, जिससे कि कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस ग्रुप पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह का एक इफेक्ट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कार्बन से जो ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं अगर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है कार्बन से, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे ग्रुप पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से दूसरे शब्द में हम कहें इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह से बन जाएगा हमारा। एक जो कि कार्बन जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ दूर कार्बन से ले जाता हो, दैट इज कॉल्ड तुमको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के विथड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया। जैसे कार्बन यहाँ है, कोई एक्स है और यहाँ पे 4 बॉन्ड अपना, ऑफकोर्स कार्बन की पड़ेगी, तो 4 ये तुमको क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन से दूर अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। तो ये इसमें खींच रहा है मतलब ये जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन मतलब इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, मुड़ के इसके पास चला जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा। जैसे कि ये प्लस हो जाए और ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए कंप्लीटली। ये इस तरह की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ये मोर अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप है
या ग्रुप या एटम, ग्रुप भी हो सकता है एक्स, एटम भी हो सकता है। ग्रुप का मतलब होगा जैसे NaCOH, NO2, इट इज ग्रुप। और वैसे एटम का मतलब Cl, Br, I, सब क्या हो गया तुम्हारा, एटम हुआ। तो ग्रुप भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। एक्स, तो कोई भी ग्रुप या एटम या कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। कार्बन से जब अपनी तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो इस तरह का जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। और दूसरा हो सकता था कि जब कोई एक्स आए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा किस तरह का, ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको फिगर से समझ में आ भी रहा होगा। तो अब दूसरा कोई ग्रुप अगर है यहां पर जो एक्स है, ये तुमको अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, ये ज्यादा अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होगी तो ये लेस अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। इसको दूसरा इसको कहते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, भी कुछ बुक्स में इसका नाम मिलता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो एनसीईआरटी बुक में नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये वेरी फेमस नेम है। और अदर बुक में देखा हो तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से इसको क्या किया जाता है, काफी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको दूसरे कुछ बुक में तुमको इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव या प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी तुमको काफी इसका प्रचलित नाम है। लेकिन तुमको इस बुक में एनसीईआरटी बुक के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं तुमको, रिपेलिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग लिखें अब, द ग्रुप और एटम attached to carbon atom release or withdraw electron, bonded electron release towards or away from carbon atom due to difference in electronegativity is called इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या आ जाएगा, इज कॉल्ड पॉजिटिव मतलब कि इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट पहले हुआ, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये डिफिनेशन लिखिए। और तुम सम ग्रुप्स जो है तुमको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, सम ग्रुप्स विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन, दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसको दो पार्ट में हम लोग बांट लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट मतलब निगेटिव। तो ये तुम्हारा डिफिनेशन हो गया, इसको लिख लिया, फिर इसको मिटा ही देते हैं पूरा। तो कुछ ग्रुप जो है तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो इफेक्ट होगा, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रॉ करेंगे। तो उसमें इसका दो पार्ट होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका ए पार्ट हो गया, इसको दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। इसका ए पार्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या माइनस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट।
the group or atom attached to carbon atom withdraw electron away from carbon atom is called electron withdrawing inductive effect. It's called electron withdrawing inductive इफेक्ट। ये तुमको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं कुछ ग्रुप्स, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए जो कि इस तरह का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसा कि अभी तुमको फिगर में दिखाया, कार्बन से अपनी ओर दूर विथड्रॉ करेगा, तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें कार्बन पर क्या जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इसको दिखाना चाहेंगे, ये तुमको ये जो एक्स है इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा इस पर कुछ माइनस आ जाएगा और इस ग्रुप पर कुछ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या को दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को ये दिखाया जा रहा है। ऐसे ग्रुप जो एक्स में क्या कौन कौन हो सकते हैं, एक्स में जैसे होते हैं तुमको COOH है, ऑक्जेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, नाइट्रेट है NO2, ये तुम्हारा सब करता है, CN है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है, OC6H5 बेंजीन में जैसे OH है, ये भी इलेक्ट्रॉन को बेंजीन कार्बन से ऑटोमेटिक ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो वो भी विथड्रॉ करेगा। तो ये सब कार्बन से रिलेटेड है, ये तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जैसे OC6H5 है, एरोक्सी, इसको कहते हैं बेंजॉक्सी है, एराइल, OAR या OC6H5, ये सब भी तुमको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे। कोई भी हेलोजन है, जैसे तुम्हारा हेलोजन मतलब हो गया, जैसे तुम्हारा कौन सा कॉमन दे सकते हो, Cl, Br, I, ये सब तुम्हारा क्या करेंगे, फ्लोरीन, ये सब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करेंगे। चाहे तुमको कोई भी जो नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है NO2 का, N भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो अपने खींच लेगा। कार्बन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। और ये तुमको हो गया। अब दूसरा है तुमको इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये तुमको रिलीजिंग, सेकेंड नंबर जिसको बी नंबर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिलीज करें, द ग्रुप और एटम व्हिच रिलीज electron to the carbon atom in covalent bond is called provides electron releasing inductive इफेक्ट, ये इसको प्रोड्यूस करेगा। इसका ग्रुप जैसे है तुमको, ये तुमको अभी जैसा कि तुमने देखा था, यहां पर तुमको ये तुम्हारा रहा, इसमें जो एक्स होगा ये इधर के इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, जिससे कि इसमें कुछ निगेटिव आ जाएगा और इसमें कुछ पॉजिटिव होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इफेक्ट। अब यहां पर जिसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ये किस तरह के ग्रुप, जो एल्कील ग्रुप होते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जो एल्कील ग्रुप, जैसे CH3 रहा इसके जगह पर CH3 हो या CH2CH3, ये सब जो ग्रुप हो गए, कोई भी एल्कील ग्रुप हैं, जैसे कि C दो तरफ से CH3 दे दें, CH3 2 डिग्री, मतलब ये तुमको ये H यहाँ पर रहेगा, ये भी तुमको देंगे, या CH3 होल C, यहाँ पर तीनों तरफ से कर दीजिए, CH3 होल 3C ETC, ये सब क्या देगा तुमको, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ देगा, ये इसकी ओर प्रोवाइड करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये तुमको दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब है तुमको इंडक्टिव इफेक्ट का जहां तक की बात रहा,
इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे कि तुमको दो पहले एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में, उसको हम लोग डील कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ और भी इसके इफेक्ट्स कहां कहां पर हो सकते हैं पॉसिबल, वैसा तो एनसीईआरटी बुक में जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन हम चाहें तो उसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि तुमको है पहला जो कि एग्जांपल है तुमको 12.40, तो उसमें तुमको दिया गया कुछ पेयर ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल 12.40, इसमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है तुमको CH3, पहला क्या है H, और इसमें किसमें पोलरिटी ज्यादा होगा ऐसा बताएंगे कहा गया इसमें। तो इसमें क्या, जैसे H तो ज्यादा, H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Br होगा, तो इसमें ज्यादा पोलरिटी किसमें आ जाएगा तुमको, इसमें ज्यादा पोलरिटी आएगा कंपैरिजन टू किसके, Br पे ज्यादा माइनस आ जाएगा ना। और ये तुमको इलेक्ट्रॉन को अपने इंडक्टिव इफेक्ट को इस ढंग से शो करते हैं लोग, ये इधर एरो जाता है ना, इसको जैसे इस ढंग के एरोस दिखाएंगे, जैसे CH3 यहां पर है तो ये Br है, इंडक्टिव इफेक्ट को इस ढंग से एरो से दिखाया जाता है, मैंने ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को एरो उधर दिखाती है, मतलब पूरा कर्व एरो से नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है ना कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को बताता है, और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट का ये चिन्ह हो गया। तो यहां पर तुमको ज्यादा पोलर कौन होगा, CH3 Br, तो Br पे कुछ क्या जाएगा, स्लाइटली माइनस और इस पर स्लाइटली प्लस, इट इज मोर पोलर, ये तुम्हारा क्या होगा, मोर पोलर, पोलर इन खोज रहा है, क्या खोज रहा है, मोर पोलर किसे, तो ये जो तुमको ज्यादा इसमें तुमको इंडक्टिव इफेक्ट आनी, इसकी पोलरिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और ये तुम इसमें कम होगा। चलो दूसरा NH2, तो ये NH2 है और CH3 सिंगल बॉन्ड OH है। तो जाहिर है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, उसके बाद सेकंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका नंबर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आधारित है ये, याद होगा केमिकल बॉन्डिंग का, नहीं तो डाइसोल ऐप पर जो तुमको इसके लेक्चर देख सकते हो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग में फ्लोरीन का होता है, फिर क्या है तुमको ऑक्सीजन का होता है सेकंड नंबर में, उसके बाद किसका आता है तुमको फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कर सकते हो क्लोरीन, ये तुम्हारा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर है। तो उस आधार पर अगर यहां पर देखें तो CH3 NH2, तो CH3 और N का बॉन्ड है, इसमें क्या है CH3 OH, पोलरिटी डेवलप दोनों में होगा, इसमें कोई बात नहीं, इसमें पोलरिटी डेवलप क्या होगा, इसमें दोनों में होगा, मतलब ये N भी खींचेगा और OH भी क्या करेगा, इसको खींचेगा, लेकिन O का जो पोलरिटी क्या होगा तुम्हारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माने O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या चीज N, so CH3OH is more polar, CH3OH is more polar than CH3NH। तो मिथाइल एमीन से कौन ज्यादा पोलर होगा, मिथाइल एल्कोहल, मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर होगा, आगे हो समझ में। तीसरा था तुमको जो दिया हुआ CH3OH और CH3SH, तो CH3OH और CH3SH, तो ये काफी आसान सा लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सल्फर के लिए जो जैसे ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, क्या था ऑक्सीजन सल्फर से ग्रुप 16 में है, तो जैसे जैसे तुमको ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप में क्या होता है, तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन, ऑफकोर्स ऑक्सीजन वहां पे पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जाहिर है कि सल्फर से उसका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है, तो सल्फर ज्यादा है, ग्रुप में भी ग्रुप वाइज भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉप टू बॉटम घटता है, डिक्रीज करता है, इस आधार पर क्या होगा, ये इट इज मोर पोलर, ये क्या होगा मोर पोलर, स्टेट में ज्यादा है तो ये मोर पोलर होगा। ये तुम्हारा जो है तुमको 12.14 हो गया, तुम्हारा 12.15 है तुमको, जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट को किस ढंग से दिखाया जाता है, एरो से दिखाया जाता है। एक कंपाउंड दिया हुआ है तुमको 12.14 में, 15 में 12.15 में एक कंपाउंड है, उसमें कह रहा है कि कुछ कार्बन एटम दिए हैं और उससे Br निकल गया, जैसे कि CH3 CH2 और इसमें जुटा हुआ है Br। तो ये देखो ये क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्रोपेगेट्स इन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट तुमको होता है प्रोपेगेट्स इन चेन, जैसे यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये क्या होगा, यहां पे कुछ माइनस आ जाएगा, तो इस पर कुछ क्या आ जाएगा, कुछ इस कार्बन पर कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, ये तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये माइनस, ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, ये Br क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
खींच रहा था, ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग दूसरा क्या कहते हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये Br इलेक्ट्रॉन को जब विथड्रॉ करे, यहां पर क्या बने? नेगेटिव, यहां पर क्या बने? पॉजिटिव। अब यहां पर गौर करें, ये जब पॉजिटिव चार्ज होगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो इसका जो है तुमको ये देखो, यहां पर ये तुमको डबल एरो में थोड़ा सा कम प्रभाव हो जाएगा, लेकिन यहां पर विथड्रॉ करेगा तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? यहां पर भी कुछ प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, इससे कुछ दूर भाग गया पहले ऐसा, इसके कारण ये पोलैरिटी डेवलप हो रहा है। ये Br के कारण ही क्या हो रहा है? ये समस्या। हाँ, जो भी इफेक्ट देखो, चार्ज तुमको किस ढंग से डिस्प्लेस हो रहा है ये गौर कर सकते हो। ये इस पर कुछ इससे कम लेकिन डेवलप हुआ, ये इससे क्या हुआ? इसका इसके इसमें कम चार्ज आया, लेकिन ये फिर यही बात यहां भी हुआ, ये पॉजिटिव हो तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर भी क्या होगा? ये कुछ स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये डेल्टा 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 मतलब और भी कम हो जाएगा। तो सबसे कम कहां पे हो गया? तो ये लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपेगेट्स इन कार्बन चेन, प्रोपेगेट्स इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में क्या करता है? ये प्रोपेगेट करता है, जैसा इसमें देख सकते हो। और सबसे कम कहां पे ये इफेक्ट है? वो सबसे अधिक किस कार्बन पे लग रहा है तुमको? ये तो Br वाला पे है, यहां पर जो Br जुटा हुआ कार्बन है, उसके बाद सेकेंड में इस पे आया होगा, और सबसे लिस्ट किस में रहा होगा? तुम्हारा क्वेश्चन है सबसे कम किस में होगा, यही सवाल है तुम्हारा। तो सबसे कम किस में रहा होगा? इस लिस्ट आई इफेक्ट यहीं पर आएगा, ठीक है? ये सबसे कम प्रभावित होगा, और किस ढंग से प्रोपेगेट करता है इसलिए तुमने चेन में देख लिया, और एरो के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया, काफी आसानी से समझ में आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे प्रोपेगेट करता है। और ये तुमको दो एग्जांपल जो इंडक्टिव इफेक्ट थे वो भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से डील हो गया। इसके अलावा तुम देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट का, जैसे कि तुमको हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जिक्र कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, इसकी भी चर्चा अगर करें इसी में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को जिक्र करने में इसमें देखते हैं मदद क्या करता है। ये कर पाता है इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी को डील करने में, देखो क्या मदद करता है। हम लोग को याद होगा, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, उसमें हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी की कुछ चर्चा करते हैं। जैसे यहां CH3 प्लस है, एक तुमको है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है दूसरा। तीसरा हो गया CH3, यहां भी C, इधर CH3 दे दीजिए, यहां पर H दीजिए, और यहां पर प्लस चार्ज दे दीजिए। एक तीसरा लिख देना CH3, इधर भी C, इधर भी CH3, और इधर भी CH3, और यहां पर क्या लग दिया? प्लस आ गया। ये 3 डिग्री मतलब हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा? ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये तुम्हारा क्या हो गया? 2 डिग्री, और ये तुमको ये 1 डिग्री में है तुम्हारा, ये एथिल मेथिल, ये सब क्या है तुम्हारा? ये 1 डिग्री में है, ये मेथिल हो गया, मेथिल कार्बोकेटाइन। तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ऐसा सवाल है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, और क्यों होगी? तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि एल्किल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा था। एल्किल ग्रुप कोई भी, जैसे यहां CH3 एक एल्किल ग्रुप है। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट देता है, ऐसा मैंने बताया अभी। ये एल्किल ग्रुप क्या देता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ देगा, ऐसा। ये इधर जाएगा, यहां भी यही होगा, और इधर भी यही होगा, ठीक है। और इसमें आते हैं, किसमें आते हैं हम लोग? ये 3 डिग्री का था ये केस। अब ये किसका है तुम्हारा? ये 2 डिग्री। इसमें क्या तरफ से आएगा? ये 2 तरफ से आएगा। इसमें एक तरफ से आएगा, और इसमें नहीं आएगा कहीं से। इसके पास कोई उपाय नहीं इलेक्ट्रॉन पे आने का। तो देखो, इसका जो है जहां तक कि कोई भी कार्बोकेटाइन या कोई भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट is stable if it has less charge density,
लेस चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर इसके चार्ज कम होंगे तो जाहिर है किसी को भी अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई भी ये मतलब कि जैसे यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये स्टेबल कब होगा, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम। तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी यहां सब में लागू हो रहा है। और ऐसे कोई निगेटिव भी है तो हम लोग वही बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से दे रहा है, सब तरफ से आ रहा है, तो क्या ये प्लस चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। तो जाहिर है कि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस के चार्ज की डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आएगा तो प्लस को तो कम ही करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसके चार्ज की डेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, प्लस को कम करेगा। तो ऑफ कोर्स इसमें जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो इसमें ज्यादा कम होगी। ज्यादा कम क्यों होगी, बिकॉज कि ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तीन तरफ से, और इसलिए ये तुमको बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसमें कितना तरफ से आ रहा है, दो तरफ से आ रहा है, जाहिर इसमें भी स्टेबिलिटी, इसकी डेंसिटी कम होगी, इसमें एक तरफ से आ रहा है, ये भी कम, इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं। तो अगर ये तुलना करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन नजर आ रहा है, 3dB वाला नजर आ रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, सबसे चार्ज डेंसिटी, नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी शुड बी लेस, चाहे वो प्लस हो या माइनस। तो यहां पर CH3 क्या काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो ये दे रहा है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हम लोग कह सकते हैं कि तुमको इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, इससे ज्यादा किसका होगा, यही होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा। इसमें किसने ड्यू टू क्या, इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्या चीज, ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल मतलब CH3 जैसे हो, मेथिल ग्रुप, यहां पे कोई भी एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये तुमको स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। तो ये देखो, ये भी तुमको जो अभी जो प्रश्न जो पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कि इसका स्टेबिलिटी का बाद हम जिक्र करेंगे। देखो ये तुमको इंडक्टिव इफेक्ट ने उसको बहुत ही क्लियरली क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। ऐसे इसको जो है और भी तुमको हाइपर कन्जुगेशन वगैरह से भी इसको और डिफाइन किया जा सकता है, वो इसी को स्टेबलाइज करने का सपोर्ट वो भी देगा। उसकी चर्चा भी हम लोग जब हाइपर कन्जुगेशन पढ़ेंगे चौथा, तो उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये तुम्हारा कैसे अब ये भी क्वेश्चन छुटा हुआ था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की भी चर्चा कर लीजिए। तो CH3 माइनस है, CH3 CH2 माइनस, ये भी एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। ये क्या होगा, इधर देगा, तो यहां पर मैं CH3 CH माइनस, इधर से भी क्या आ गया, इधर CH3, इधर से भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा ये 2 डिग्री, और इधर क्या आएगा, CH3 यहां पर C, इधर की तरफ इधर CH3, और इधर की तरफ भी क्या आएगा CH3, ये माइनस हो गया। तो ये तुमको देखोगे, ये तुमको इंडक्टिव इफेक्ट जो तीनों तरफ इसमें आ रहे हैं। तो अब की बार फिर लॉजिक वही है, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब की बार देखिए क्या कर रहा है, यहां पे निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन ला के उसको दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या करने का काम कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है। निगेटिव चार्ज डेंसिटी को यहां क्या करने का काम कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को। एल्किल ग्रुप यहां पे जो काम वही है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी दे रहा है, उसमें भी दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने से इसमें निगेटिव चार्ज पहले से है और निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, ये कम करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पॉजिटिव में वो क्या कर रहा था, वही काम, पॉजिटिव में कुछ निगेटिव देकर उसके चार्ज डेंसिटी को घटा रहा था, और इसलिए यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। इसमें दो तरफ से ये उससे मतलब ये इससे, इसमें एक तरफ है, इसमें अब जस्ट एरो क्या होगा तुम्हारा, ये एक को आ गया तो उनका तो वो दिक्कत ही है आपको एल्किल ग्रुप का क्या हो रहा है, आपका डेंसिटी बढ़ रहा है, आपकी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या स्टेबिलिटी घट रही है। ये तुमको बिल्कुल डिफाइन हो गया, क्या समझ आ गया। ये तुम्हारा हो गया कि इसमें क्या हो गया तुम्हारा, आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये
कि ये कार्ब एनायन का क्या होगा स्टेबिलिटी, इससे देखो डील हो गया तुम्हारा। इसी तरह का जैसे तुमको हम लोग और भी इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेज ये सब तुम्हारे हो गए, जहां पर ये सब का हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से टॉपिक आप तुमको लिख सकते हो जैसे कि एसिडिटी ऑफ कार्बोनिलिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ एमिन, इन सबों को डील करने में ये काम करता है। तो हम लोग चाहें तो सबको भी डील कर सकते हैं। चलो तो इसे तुम्हारा जो है देखो जैसे तुमको, और इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह तुम बनाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में तुमको, अब जैसे कि तुमको है इसी का देखें हम लोग एसिडिटी ऑफ कार्बोनिक एसिड। चलो ये भी टॉपिक देख लेते हैं। ये सब तुम जैसे कि कार्बोनिक एसिड जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो तुमको इस सब का जरूरत पड़ेगा वहां पर, जो तो आज भी तुम जिक्र कर सकते हो। बहुत जगह पे का यूज है, आपको बहुत जगह पे अप्लाई करने होंगे, और उसके साथ आप बहुत से रीजन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। जिसमें कुछ मैंने अभी बताया, कुछ और देखिए जिससे कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट के महत्वपूर्ण रोल को समझने में। एक कार्बोनिक एसिड जो है तुमको, एसिड ग्रुप ये होता है तुमको COOH। केमिकल इक्विलिब्रियम जो तुम पढ़ा होगा तो उसमें एसिड जो है तुमको कोई भी, जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक एसिड ये है, ऑर्गेनिक एसिड की तो उसमें कम पढ़ाई होती है, लेकिन एसिड बेस्ड उसमें पढ़ाई है तुम्हारा, तो जाहिर है कि एसिडिटी तो वही है। तो एसिड जो है तुमको जो कि H+ देगा, जो कंपाउंड की H+ देता है वह एसिड होता है। ये एसिड क्यों है, ये एक्वस सॉल्यूशन जब वाटर में डाल देंगे, यहां पर पानी में एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या देगा तुमको, ये जबकि एक्वस मतलब हो गया वाटर का सॉल्यूशन डालने पर, ये अगर H+ दे रहा है तो ये किस एसिड, जो जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो ये जितना ही अधिक H+ जो देगा, मोर H+ मोर एसिड, मतलब जो ज्यादा H+ देगा वो क्या होगा, मोर H+ मोर एसिड। और मोर H+ कब देगा, जब ये रिएक्शन जितना ज्यादा होगा वह उतना ही अधिक क्या देगा, ये H+ देगा जो एसिड। और वो कब देगा, उसको एक अलग सेंटेंस हम ले जाते हैं कि ये तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड तभी कर सकता है ज्यादा, जब इसके इंटरमीडिएट जो कि ये तुम्हारा RCOO- जो तुम्हारा बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है तुमको, RCOOH एसिड हुआ, ये कार्बोनिलिक एसिड है, ये तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। ये तुमको एक, जब जैसे कि लॉजिक तो पिछले लेक्चर में भी बता रहे थे कि अगर ये तुमको जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन मतलब कि क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जबकि ये मोर स्टेबल मोर एसिडिक, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल तो ये मोर एसिडिक मतलब मोर एसिडिक, क्योंकि मोर H+ रिएक्शन होगा और मोर H+ क्या होगा, वो डोनेट करेगा। तो इसका मतलब कि अब जो इसका जो स्टेबिलिटी का जो वो इस रिएक्शन, इसकी एसिडिटी या इस रिएक्शन के होने की जो घटना है वो किस पर डिपेंड करेगी, कहीं कहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिलिक आयन। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और दूसरे से क्या करेगा तुमको, ये स्टेबल मैंने ये एक सॉल्यूशन में ये स्टेबल रह पाएगा नहीं, ये जुट के क्या बनता, फिर रिवर्स हो जाता रिएक्शन। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये एसिड क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। और इसके आधार पर हम कंपेयर कर पाएंगे, इस आधार पर बहुत से जगह पे हम लोग ये डील करने में अब ये कैसे मदद करेगा। अब जैसे तुमसे एक क्वेश्चन कोई करे, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, CH3COOH एक एसिड है, CH3COOH, और एक है तुमको CH3COH में क्या कार्बोनिलिक आयन बनेगा, CH3COO- बनेगा, और CH3C2H5OH एक दूसरा एसिड है, SCOOH है। जो तुम्हारा ये CH3COH हो गया, और एक एसिड है HCOOH। इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये सवाल है, मोर एसिड। तो इसके बारे में हम लोग जब तोड़ेंगे तो इसका जो है ये तुम्हारा है CH3COO- ऐसा आ जाएगा तुमको। और इसमें क्या बन जाएगा, इसमें फॉर्मिक आयन बनेगा, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसे नाम इसका जानोगे, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसको कहा जाता है एसिडिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, जो कि तुमको कॉमन नेम में पढ़ा ही होगा, अगर लिस्ट याद नहीं किया होगा तो, जो कि पिछले लेक्चर में बताया था तुमको, पिछले जब नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम भी कुछ लिखा गया था, इसका भी मैंने नाम लिखा था। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ऐसे तो इथेनोइक एसिड IPAC में, और इसका नाम है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो कहते हैं,
ये एंड से बनता है, इसलिए क्या नाम है इसका? फॉर्मिका से, फॉर्मिका से, जैसा तुमको याद होगा। तो खैर जो भी हो, नाम की बात करें। अब जैसे इसमें भी जैसे है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा जो स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा? उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट बताता है कि ये CH3 क्या देगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इधर विड्रॉ करेगा, ये करेगा ये। उससे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें देखो, ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है? माइनस चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कहीं कहीं क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का दे करके माइनस चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करने में कम कर रहा है, जबकि H ऐसा कुछ नहीं कर रहा। H ऐसा नहीं कुछ कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा? ये लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल है तो CH3OH, और ये तुमको मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। SCOH इसका मतलब क्या होगा? मोर एसिडिक। SCOH मोर एसिडिक। तो इसका मतलब होगा कि इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा तुम्हारा? मतलब फॉर्मिक एसिड होगा। तो इस चीज का देखो तर्क तुम्हारा, इन सबों के अब इसी तरह का और भी क्वेश्चन आपको क्या होते जाएंगे, पूछे जाएंगे, जहां पर आपको इसका क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, कौन इफेक्ट कहां पर लागू होगा। अब जैसे इसी में आ जाए, इसमें जैसे CH3COH लिखा, देखो इसमें CH3COH है और एक है तुमको C2H5COH। इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अगर इसमें भी तुमको देखो तो जितना बड़ा एल्किल ग्रुप हो जाता है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है तुमको, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रिक ज्यादा होता है। बड़ा ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर देगा। तो इसका मतलब है कि ई क्या होगा तुम्हारा? ये ज्यादा ई मोर एसिडिक हो जाएगा। इससे इसका क्या हो जाएगा? इसमें मोर एसिडिक। समझ में आया है? बड़े ग्रुप क्या देते हैं? लार्ज एल्किल ग्रुप प्रोवाइड, लार्ज एल्किल ग्रुप प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या करता है? ज्यादा देता है। और इसका मतलब ये एसिडिटी इसको क्या करेगा? उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? वो कम करेगा। अब देखो इसके विपरीत मतलब कि तुमको तर्क देते हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं कि एसिड इसी तरह के तुमको दो एसिड में हम लोग कंपेयर करना हो, CH3COOH है एक एसिड और एक है CH2, यहां पे Cl है और COOH है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो जाहिर है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर भी वही तर्क आएगा, लेकिन Cl जब आएगा तो Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा। तो माइनस चार्ज को क्या कर देगा? इसको कम कर देगा। तो ये काफी ज्यादा क्या हो जाने वाला है? एसिडिक होने वाला है। ये देखो, ये तुम्हारा इसके तुलना में क्या होगा? ये काफी ज्यादा एसिडिक होने वाला है। समझ में आ गया होगा सर तक? ये नेगेटिव इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये Cl या फ्लोरो एसिडिक एसिड क्या होने वाला है? मोर एसिडिक होगा। और फ्लोरीन आ जाएगा तो और ज्यादा, और इस क्लोरीन से भी क्या हो जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, फ्लोरीन से भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये सब जो लॉजिक है हर जगह क्या करेंगे? आपको ये काउंट करेंगे कहां पर एसिडिक ज्यादा होगा, कौन रिएक्शन होगा। जैसे बेसिसिटी ऑफ एमीन है। एमीन भी तुमको जो बेसिक होता है वो इलेक्ट्रॉन बेस, किसी कोई भी चीज के पास जब नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, बेसिसिटी ऑफ एमीन अगर कहें इसको, बेसिसिटी ऑफ एमीन का बात करें, जैसे कि अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है, H है तीनों तरफ से, तो इसके पास H कुछ भी नहीं इफेक्ट देगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना, ये देने की बात मतलब मोटा मोटी लोन पेयर जो ज्यादा रिलीज कर सकता है वह उतना अधिक बेसिक होता है। अब ये दूसरा है CH3NH2 है आपके पास, मान लेते हैं एक H को हटा के क्या कर दिया गया यहाँ पर CH3 है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ये जो CH3 ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी क्या हो गई? बढ़ी। लोन पेयर देने की क्षमता बढ़ी, मतलब उसकी बेसिसिटी बढ़ी। इसका मतलब ये बेसिसिटी इसका क्या हो गया? तुम्हारा ये इंक्रीज हो गया, इसका बेसिसिटी इंक्रीज हो गया। अब अगर तुमको इसी में कर दें, अगर तुमको दो तरफ से आ गया, दो तरफ से आ गया, इधर से भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? इसका बेसिसिटी ये भी बढ़ जाएगा। ये ज्यादा और क्या जाएगा? इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। और तीन तरफ से आ जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? और बढ़ सकती है। लेकिन तीन तरफ से में तुमको क्या होता है, जब वो गैसेस सिचुएशन तो बढ़ तो जरूर जाती है। इसको जैसे इसमें एक प्रिकॉशन है
जो कि आगे तुमको जब कि एमीन वगैरह जाके क्लास 12 वगैरह में पढ़ोगे तो इसको और डिटेल में देखोगे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें एक और इफेक्ट इसमें देखते हैं हम लोग, ये तुमको जो है ये तीन तरफ से आने के बाद अगर गैसेस स्टेट में है तब तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। गैसेस स्टेट में क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी तीनों तरफ से आने का। लेकिन एक दूसरा इफेक्ट भी जिसकी देखो एक माइंड में तुम ला सकते हो, स्टेरिक इफेक्ट एक करते हैं, स्टेरिक हिंड। आपने कहा कि जैसे देखो एन इलेक्ट्रॉन जितना रिलीज कर पाएगा, ये शायद बात कहा गया। अब देखिए सब तरफ से आप ग्रुप से रिलीज कर रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को जाने का जितना अधिक जगह रहेगा तब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएगा। जब कोई लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अटैक करने का यहाँ जगह भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और ये सब तरफ से जब आप बड़े एल्किल ग्रुप से इसको क्या करते हैं, जैसे और बड़ा एल्किल ग्रुप से कोई डाल दीजिए, CS3 की वजह से डाल दीजिए, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो उसको होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि उसमें जो है तुमको अब जगह क्या हो रहा है उसके पास, कम हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी क्या होते चल जाएगी, तब घटेगी। तो वो एक उल्टा दिशा में चल रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, वो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और आप इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या कीजिए उसके लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत है कौन सी में कि दिक्कत है कि उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कारण क्या हो जाता है, वो घट जाता है। लेकिन यहां पर जहां तक है तुमको बताया कि लेकिन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके कारण कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया बेसिसिटी ऑफ क्या हो गया तुमको एम, ये तुम्हारा मतलब बेसिसिटी क्या होगा इसके कारण बढ़ेगा। तो ये इसके वेरियस क्या करते हैं आप यूजेज कर सकते हैं, जहां भी देखेंगे बहुत से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे सबकी चर्चा करनी जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चंस बनाइएगा जहां भी तुमको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह राइट ऐप पर भी कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसके जितने भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं इन सबों के तुमसे रिलेटेड वो तुमको मिल जाएगा, वहां भी तुम डाउनलोड करके बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक में इसको इतना डिटेलिंग में नहीं दिया गया सब कहीं, मतलब थ्योरी तो दिया हुआ है ही उसका बेसिक, लेकिन सारे यूजेज को एक जगह पे फोकस करके उस ढंग से नहीं दिया गया। जैसे जो बहुत से बुक्स में देखोगे जो डिफरेंट जो जगह पे रहता है, तुमको बहुत से बुकलेट्स वगैरह में हो या बहुत से बुक्स में तुमको मिलेगा, क्योंकि अलग जगह से बहुत जगह का सब मिल जाएगा। तो अभी मुझे उम्मीद है कि ये तुमको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा और इससे तुमको इसको समझने की मदद मिली होगी। अब जैसे तुमको क्या कहते हैं, रिजोनेंस बच गया तुम्हारा, रिजोनेंस तुम्हारा है जो कि रिजोनेंस बताना है, और रिजोनेंस के बाद था रिजोनेटिव इफेक्ट। तो उसको जैसे तुमको इंडक्टिव इफेक्ट ही आज बताते तो समय काफी लग गया, रिजोनेंस और रिजोनेंस इफेक्ट में भी तुम्हें लगता है कि एक लेक्चर शायद लग जाएगा। तो इस लेक्चर को अब यही समाप्त कर रहे हैं। जो भी कभी किसी फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, राइफल ऐप से उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेक्चर को समाप्त